मॉक टेस्ट 32 में लेकर के आया हूँ आपके लिए। और इसमें आपने देखा होगा मेरे थंबनेल में लिखा हुआ है 150 प्लस ग्रेड डी, 170 प्लस ग्रेड सी। तो कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि अजीम सर इसमें ये तरीका बताएंगे कि 150 कैसे लाए जाएंगे प्लस और 170 प्लस कैसे लाए जाएंगे। मैं ये नहीं बताना चाह रहा था आपको। ये मैं कैसे बता सकता हूँ बच्चों, ये टाइम वो कहाँ है कि आपको ये बताया जाए कि 170 प्लस कैसे लाने हैं, 150 प्लस कैसे लाने हैं। अब तो ये रिवीजन का और प्रैक्टिस का टाइम है। वो तो शुरू का टाइम होता है कि 150 की तैयारी कैसे लेके चलनी है शुरू से, 170 प्लस की तैयारी कैसे लेके चलनी है, जो मेरे क्लास के काफ़ी सारे बच्चे लेकर चल भी रहे हैं। और सीधा सा फंडा है उसका, सिर्फ इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने से कुछ नहीं होगा। जीएस में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, तीनों में ही बेहतर परफॉर्मेंस देंगे तो कुछ हो पाएगा। टाइम जितना बचा हुआ है उसमें रीजनिंग का स्कोर एट एनी कॉस्ट और किसी भी तरह से 45 प्लस तो करके ही आना है कम टाइम में। जीएस में कुछ भी करो चाहे आप, लेकिन अगर आपको ग्रेड डी चाहिए तो 20 प्लस का स्कोर, ग्रेड सी चाहिए तो 30 प्लस का स्कोर जीएस में करना ही पड़ेगा। और इंग्लिश में ग्रेड डी चाहिए तो 85-80 के बीच में, और ग्रेड सी चाहिए तो 90, 92, 95, 96 करने ही होंगे। उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं अपनी इस क्लास में मॉक टेस्ट 32 सोल्व करवाऊंगा। वो जो लिखा हुआ है उसका मतलब ये है 150 प्लस से कम पर काम नहीं चल पाएगा, 170 प्लस से कम पर काम नहीं चलेगा, अगर वैकेंसी यही रही जो दिखाई है। और इंशाल्लाह जैसे कि होता आया है, अगर वैकेंसी बढ़ती हैं तो 10-10 नंबर कम कर देना आप, 140 पे हो जाएगा, फिर आपका 160 पे हो जाएगा। और लाने आपको ही है ये नंबर, कोई दूसरा नहीं लाएगा। क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला जो क्लोज टेस्ट है हमारा, उसे मैं एक बार रुक जाइए ज़रा, भी इसे मैं दोबारा खोलूँगा। चलिए आ जाइए। आज का जो हमारा पहला क्लोज टेस्ट है उसमें है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लैंक टू टेक्सटाइल। टेक्सटाइल होता है बच्चों कपड़ा, या कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल फैक्ट्री इंडस्ट्री, कपड़ा ही है। जैसे ये शर्ट पहन रहा हूं मैं, इज लाइट। अब यहाँ पे आंसर ब्यूटीज भी हो सकता कि कपड़े के काम की खूबसूरतियों में से एक खूबसूरती, चेतावनियों में से एक चेतावनी, अतिरिक्त चीज़ों में से एक और चीज़, और धमकियाँ या खतरा भी हो सकता है। तो मैं तो अभी आंसर लगा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि आंसर चारों में से कुछ भी आ सकता है। तो मैं आगे बढ़ूंगा। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी का रूप है। दैट कैन फेड कलर, ये आया, दैट कैन फेड कलर। ये इट जो है ये लाइट के लिए आ रहा। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का ही एक रूप है। दैट कैन फेड कलर, जो कलर उड़ा सकती है, एंड मतलब फेड कर सकती है, एंड कॉज केमिकल एंड फिजिकल, और कारण बन सकती है रासायनिक और भौतिक, और ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। बच्चों ऐसा लग रहा है जैसे रंग फेड होगा, जो टेक्सटाइल के कपड़ों के रेशे हैं, फाइबर्स, उन पे असर पड़ेगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि पहले वाले में ब्यूटीज और एडिशंस नहीं आएगा, ये दोनों आएंगे। और बच्चों वार्निंग होती है कि ऐसा हो सकता है, उससे पहले जो चेतावनी दी जाती है। लेकिन थ्रेट्स वो होते हैं जिनसे उस चीज़ को नुकसान पहुंचने की संभावना हो। जैसे हम कह सकते हैं कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग के लिए पेड़ों का काटा जाना थ्रेट है। तो ऐसे ही आप ये समझ लीजिए कि इस सेंटेंस में ये कहना चाह रहे हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेट्स टू टेक्सटाइल इज लाइट।
तो जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो आजकल के जो खतरे हैं कपड़ों के लिए उनमें से एक है। अभी लाइट की बात करना, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी का ही रूप है, दैट कैन फेड कलर, जो रंग उड़ा सकती है कपड़ों का, और कॉज केमिकल एंड फिजिकल ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। बच्चों देखो, मॉर्टिफिकेशन होता है किसी की बेइज्जती करना, ये तो यहाँ काम चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो कपड़ों की क्वालिटी खराब होनी है। एम्बेरासमेंट होता है बच्चों, ये भी वही है, किसी के सामने मतलब लज्जित कर देना, एम्बेरास कर देना, शर्मिंदा कर देना। डिसग्रेस भी बच्चों अपमानित भरना है। अब आता है डिग्रेडेशन का मतलब अपमानित करना भी होता है, लेकिन डिग्रेड का मतलब होता है क्वालिटी खराब कर देना। यानी कि जो चीज है, जैसे ये मार्कर है मान लीजिए, या ये बोर्ड है, अगर मैं इस बोर्ड को ओपन रखूं हमेशा, इसके लिए मैंने पर्दा बनाया हुआ है, अगर वो न ढकूं तो ये धीरे धीरे बेकार होता जाएगा, धूल चिपक जाएगी, साफ करूंगा तो रेशे पड़ जाएंगे, स्क्रैचेस पड़ जाएंगे इसके ऊपर, तो ये डिग्रेडेशन में चला जाएगा। तो इसका आंसर यही है बच्चों कि जो आजकल के कपड़े हैं उनके लिए सबसे बड़ा खतरा लाइट है, और ये एक ऐसी एनर्जी का रूप है जो रंग उड़ा सकता है और रासायनिक और भौतिक क्वालिटी बिगाड़ सकता है कपड़ों की। एक्सपोजर टू बोथ नेचुरल एंड अल्ट्रा वायलेट लाइट, ये बता रहा है। एक्सपोजर का मतलब समझो क्या होता है, संपर्क में आना, उसके सामने आना, उसके टच में आ जाना, इसे समझे एक्सपोजर क्या होता है। आप तेज गर्मी में, तेज धूप में जब बाहर आते हो, बिना अम्ब्रेला, बिना कोई तौलिया लपेटे हुए अपने चेहरे पे, तो जो सूर्य की किरणें आपके चेहरे पे आती, तो एक्सपोजर हो गया, वो टच में आ गई, इसको बोलते हैं। तो एक्सपोजर टू बोथ यानी कि दोनों के संपर्क में आना, चाहे वो नेचुरल हो और अल्ट्रावायलेट लाइट हो, कैन थ्रेटन, देखो यहां से भी आ गया, ये खतरा साबित हो सकती हैं द और ब्लैंक ऑफ टेक्सटाइल। बच्चों सीनियोरिटी का क्या मतलब है कपड़ों में, और कपड़ों में ओल्डनेस का क्या मतलब है। ये कुशलता तो बच्चों लोगों में होती है ना, लॉन्जेविटी, दीर्घ आयु, जो उम्र है। जैसे आपने एक कार ली, एक कार की उम्र कहते हैं कि 20-25 साल तो रहती ही है, सही से रखेंगे आप तब, लेकिन आप उसका इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं, उसे गलत जगह खड़ा कर रहे हैं आपने, खड़ी हुई है, धूल लग रही है, टायर में पंक्चर है, सही नहीं करवा रहे हैं, तो वो कम समय में खराब हो जाएगी, तो लॉन्जिविटी कम हो जाएगी उसकी। तो लॉन्जिविटी होती है दीर्घ आयु, यानी कि जो उसकी समय सीमा है वो, ये इसका आंसर है। लाइट डैमेज अकर्स प्रोग्रेसिवली, ये बता रहे हैं लाइट से जो डैमेज होता है वो होता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड, यहाँ देखो, तुमने जरूर ये नोटिस किया होगा घरों में, तुमने जरूर ये घरों में नोटिस किया होगा कि द मोस्ट फेडेड फॉल्स ऑफ कर्टेन, कर्टेन होता है पर्दा। अच्छा मैं एक इसका सिनोनिम देना चाह रहा था बच्चों, किसका कहाँ गया हमारा ये, एक मिनट जरा इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दिख नहीं रहा था ना पूरा, अब सही है। तो ये जो फेड है बच्चों, इसका एक सिनोनियम, सॉरी, ये जो फेड है इसका एक सिनोनियम होता है बच्चों विदर, ये भी वही होता है रंग फीका कर देना, मुरझा जाना, फेड। हालांकि रंगों के लिए फेड आएगा, लेकिन जब पेड़ पौधे मुरझाएंगे तो विदर आएगा। चलिए मैं आगे आ गया अब। तो ये बता रहे हैं जरूर तुमने जरूर अपने घरों में ये नोटिस किया होगा कि द मोस्ट फेडेड फॉल्ट्स ऑफ कर्टेन आर द फर्स्ट, ये बोल रहे हैं कि जब आप अपने घर में देखोगे तो जो आपके फोल्ड हुए हुए पर्दे हैं, अच्छा ऐसे तो आपने देखा होगा बच्चों, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में मानो, जैसे कि आप अगर अपने किसी कपड़े को मोड़ के रख दें और वो डार्क कलर का होना चाहिए, और उसे आप किसी लाइट वाले कमरे में रख दो, एक साल बाद जब आप तय खोलोगे तो अंदर के जो तय के अंदर दबे हुए थे वो बढ़िया कलर में होंगे जैसे होते हैं, लेकिन ऊपर का कलर उड़ चुका होगा। ऐसे बोल रहा है यहाँ पे ये कि जब आप अपने घर पे ये नोटिस करोगे कि सबसे ज्यादा मोस्ट फॉर्डेड फॉल्ट्स ऑफ कर्टेन वो होते हैं, आर द फर्स्ट टू, बच्चों इसका आंसर श्रेड होगा। श्रेड का मतलब क्या होता, द फर्स्ट टू श्रेड एंड फॉल अपार्ट। श्रेड का मतलब होता है बच्चों रेशे हो जाना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जैसे मेरा कपड़ा बना हुआ है, ये दिख तो ऐसे रहा पूरा, लेकिन इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो रेशेज हैं बहुत सारे, जिनसे ये फाइबर से मिलके बनाया गया कपड़ा। तो क्या होता है, जो लाइट होती है वो इसके अंदर घुस करके
इतनी बारीकी से अंदर पहुंच करके इसका रंग को उड़ा देगी, तो श्रेड कर देती है इस चीज को वो। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। डेसोलेट उदास होता है। डिस्टिल पानी के लिए आता है ये, जब पानी से शराब बनाते हैं तो डिस्टिल या उसको सफाई करते हैं अगर पानी की, तो ये आएगा। आई रेड का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, देख लेना पेपर में, आप श्रेड नोट कर लेंगे। आप श्रेड का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि ये फाइबर या टेक्सटाइल से ही संबंधित है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मतलब वो फिर बिखरने वाला ये है कि रंग उड़ जाता है उसका। फेडिंग ऑफ कलर, कलर का उड़ना। एंड अल्टरेशंस ऑफ ह्यूज, अच्छा ह्यूज होती है उसकी जो चमक होती है, उन दोनों का बदलना। आर द इजी और टू डिटेक्ट साइंस ऑफ लाइट डैमेज। ये बोल रहे हैं कि कलर का उड़ना और ये जो इसकी चमक होती है, जो इसका एक ग्लॉस होती है इसके ऊपर चमकीलपन, उसका उड़ना ऐसी चीज है जिससे सबसे पहले लाइट डैमेज का संकेत देती है। तो सबसे पहले में ये आएगा बच्चों। ये प्रॉम्प्ट वगैरह मत लगाना, प्रॉम्प्ट इजी नहीं, अर्लीस्ट इजी, सबसे पहले इसी को नोटिस किया जाएगा। रुकते हैं यहाँ पे और बात समझ लेते हैं कि क्या यहाँ सिर्फ कपड़े के रंग के उड़ने की बात कर रहा है? नहीं, यहाँ कपड़े का रंग उड़ने के बाद उसका कपड़े का कमजोर बनना और उसकी उम्र कम हो जाना, ये लाइट डैमेज से होता है। तो ये बताया गया है कि जो पर्दे होते हैं आपके, उसमें जो फोल्ड हुए वो पर्दे हैं, उसमें सबसे पहले संपर्क में आएंगे श्रेड और वो अपने रंग को छोड़ देगा। दूसरा ये बताया गया फिर लास्ट में आकर के कि आप अगर अपने घर पे इन चीज़ों को देखते हैं तो आप पाओगे कि सबसे ज़्यादा जो लाइट डैमेज का नुकसान होता है वो कलर का फेड होना होता है। कलर का फेड होना सबसे पहले नोटिस कर लोगे आप। तो सबसे पहले का मीनिंग यहाँ पे यही था, जहां तक मुझे लगता आपका आंसर इसमें बच्चों, अगर ज्यादा पढ़ रखा है आपने तो 4 आए होंगे, और ज्यादा नहीं पढ़ा, अच्छी रीडिंग नहीं है आपकी, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ो, 3 आंसर रहे होंगे आपके इसमें। खत्म हो गया मेरा ये। चलिए, लवन्या वाज हैप्पी टू सी दैट, लवन्या ये देखकर खुश थी कि द ट्री वो पेड़, दे हैड प्लांटेड द प्रीवियस ईयर जो उन्होंने पिछले साल लगाया था। देखो द प्रीवियस बना हुआ द लास्ट से, ठीक है, और इसीलिए वो हैड हो गया, वरना वो डिड होता अगर ये लास्ट होता तो। चलो सही है ये। हैज ग्रोन क्वाइट टॉलर। देखो बच्चों एक चीज यहाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ 2 नियम है। एक तो हैज के बाद में थर्ड फॉर्म नहीं है तो हमारा ये आंसर गलत हो गया, ठीक है ना। दूसरी बात, ये जो क्वाइट है ना बच्चों, इसके बाद ध्यान रखना पॉजिटिव डिग्री आती है एडजेक्टिव की या एडवर्ब की, जो भी है, लेकिन ये नहीं आएगी कंपेरेटिव। और मेरा आंसर ये भी गलत, मेरा आंसर ये भी गलत, मेरा आंसर दूसरा होगा यार। मीनिंग है लवन्या खुश थी ये देखकर कि वो पेड़ जो उसने पिछले साल लगाया था वो काफी बड़ा हो गया था, वो काफी बड़ा, काफी लंबा हो गया था, ये इसका मतलब है। पॉजिटिव डिग्री, हेड और थर्ड फॉर्म सब बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन। एक छोटी सी गलती जिसे माफ किया जा सकता है, आंसर लगा देंगे विनियल। ये होती है बच्चों पार्डनेबल। ये सिनोनिम दे रहा हूं मैं आपको इसका, पार्डनेबल, माफी के लायक, जिसको नजरअंदाज कर सकते हैं। परिवार में भी बच्चों से भी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, या दोस्त से कि चल कोई बात नहीं छोड़ो, वो जो होती हैं वो विनियल है। लेकिन कुछ ऐसी होती है अनपार्डनेबल, उनकी माफी होती नहीं, फिर तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो बच्चों ये विनियल जो है पार्डनेबल होती है। अच्छा इसकी तरह ये भी है, लेकिन बच्चों ये होता है रिश्वतखोर, ये अलग है बिल्कुल। इसलिए मैंने ये अच्छा लगा मुझे, 1 वर्ड तो मैंने दे दिया, 1 वर्ड है ये ऊपर वाले। तो ये होगा रिश्वतखोर, इसका सिनोनियम बन जाएगा करप्ट। इसका सिनोनियम क्या बनेगा बच्चों? करप्ट। अच्छा बाकी के चक्कर में ना पड़े आप, इतने खास शब्द नहीं है ये, ठीक है, लेकिन आंसर 2 जरूर ध्यान रखना। 7वें का आंसर पहला है, ये रिश्वतखोर होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वर्ड? बच्चों ट्रीटमेंट में अगर ये नहीं होता तो आंसर हो जाता ट्रीटमेंट, TREATMENT, ट्रीटमेंट। लेकिन बेटरमेंट में डबल T होना चाहिए था। साइकोलॉजिकल आंसर है, एम्प्लॉयड में E होना चाहिए था। तो हमारा 8वें का आंसर कौन सा है बच्चों? C। दे हैड टू ज्वाइन द क्लब, वॉइस बनाना है। मैंने तो बताया था पहले भी फॉर्मूला, सब्जेक्ट हो, फिर हैड टू, हैज टू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और ऑब्जेक्ट हो, ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव इसका ऐसे बनाया करो, ऐसे उतार दे करो सब्जेक्ट को, अपने पास से लगाया करो बी। हैड है तो वाज, हैज होगा तो इज एम आर। और बच्चों फिर लगाया करो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्लाइज्ड, या अगर ये ना मिले नंबर 1 है तो लगा दे करो फोर्स्ड, और इसके बाद में टू, और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका पैसिव बनता ही नहीं है। ऑब्जेक्ट ये बन गया पैसिव, पैसिव का बना हमारा पैसिव, ये बन गया।
आंसर बच्चों अगर आप इस फॉर्मूले से देख पा रहे हो तो आंसर बताइए कौन सा होगा। यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं है, आंसर है तीसरा। इसमें इन्होंने दे उधर लेके नहीं गए और इधर ही लाए, ये बी गलत हो गया। अगर ये करना चाह रहे हो आप आंसर तो बताओ कैसे होगा ये। इसका एक आंसर और हो सकता है, वो देख लो आप। द क्लब, क्लब लाओ शुरू में फिर आप, या फिर ये लगाओ या फिर ये। हैड टू को कुछ चेंज मत करो, हैड टू बी और ज्वाइंड। द क्लब हैड टू बी ज्वाइंड और बाई दैम, ये भी इसका आंसर है। ये ज्यादा मिलता है पेपर में। आंसर हो गया तीसरा, पैसिव वॉइस था। द स्टूडेंट सेड टू हर, देख लीजिए आप आंसर। नरेशन है, बहुत छोटा सा है, मतलब आसान सा है, एकदम हो जाएगा, देख लीजिए आप। चलिए इतनी देर में तो कर लोगे आप इसे। इससे ज्यादा टाइम लगा रहा हो तो फिर आपको परेशानी पड़ सकती है पेपर में। एक बात को ध्यान रखना, स्कोर 199 करना पड़ेगा तो भी जॉब लगती है बच्चों की। ये तो 150 और 170 का मामला पता किसका है? 30 क्वेश्चन गलत की माफी है, 50 क्वेश्चन नहीं हो पा रहे माफी है। 50 छोड़ दो, मतलब डाउट है छोड़ दो, 150 सही कर दो, बढ़िया हो गया कोई काम। ग्रेड और ज्यादा ही आपकी चाहत है बच्चों, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। 170 करके आओ ना, 30 मतलब 30 छोड़ने हैं आपको, छोड़ दो मत करो। ये अगर आपको लगता है कि सर मैं डाउट में लगा दो 5-6 क्वेश्चन तो आपको तो सिक्योर हो जाएगा। क्या 200 में से 200 करके आने, ये भी कर देंगे इंसान। इंसान से बाहर कुछ नहीं है। जो समझदार होते हैं, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, वो 200 भी करके आते हैं बच्चों। तो आपको ये करना ही होगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है आपके पास में। हाँ ये है कि इस बार पूरी कोशिश लगा दें आप, ऐसी स्तर पहुंचा दो अपनी तैयारी का कि ग्रेड सी ना मिल पाए, ग्रेड डी मिल गई, अगली बार ग्रेड सी की तैयारी ऑटोमेटिकली हो गई आपकी इस बार, तो उसमें हो जाएगा। लेकिन इस बार भी हो सकता है, बहुत अच्छे चांस है। वैकेंसी बढ़ेंगी, बता दूंगा मैं आपको। द स्टूडेंट सेड टू हर, अब मेरा आंसर जो है बच्चों यहां आके थोड़ा गलत हो रहा है, क्योंकि ये जो आई है ये यहां जाएगा तो कुछ तो आएगा ही या शी। इसमें बच्चों कैन नॉट गलत, इसमें डू नॉट गलत, ये आंसर है। यहाँ एक चीज देखो सर, ही और शी क्यों कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आप चाहो तो इसमें ये लड़का मान लो, ही भी सही है, इसमें लड़की मान लो तो भी सही है, कॉमन जेंडर है ना। आंसर लगा देंगे बच्चों सी। चलिए, वन ऑफ द डिफिकल्टीज इज दैट, परेशानियों में से एक परेशानी यह है कि वी वांट टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड ऑफ मैनकाइंड, कि हम मानव जाति की इस पूरी प्रकृति को ऐसे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और अफेक्ट द मासेस, और समूहों को प्रभावित करना चाहते हैं द डे आफ्टर टुमारो, कल को ही। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम मानव जाति के अंदर जो भी बदलाव लाना चाहते हैं, बड़े पैमाने पर लोगों के ऊपर प्रभाव पड़, वो कल को ही चाहते हैं, कल को हो जाए, ऐसे नहीं होता, टाइम लगता है चीजों में, ये कहना चाह रहे हैं। ये तो SPQR आंसर हो गया चौथा। फॉलो सूट, बच्चों फॉलो सूट का मतलब होता है जैसा दूसरे ने किया, किसी को देखकर, मतलब जैसा दूसरे ने किया वैसा ही करना। आंसर आएगा बच्चों तीसरा, डूइंग द सेम एज समवन एल्स हैज जस्ट डन। चलिए इसे देख लीजिए, बढ़िया है ये PQR, इसको आपको बहुत पसंद आएगा। मैं जो PDF भेजता हूँ उसमें सोल्व किया करो, यहाँ टाइम दूंगा तो वीडियो पहुंच जाएगी 1 घंटे की, जो ना मैं चाहता आपका टाइम खराब हो, ना मैं अपने पास, मेरे पास टाइम आप जानते हो। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, जो सॉलिड्स होते हैं यानी कि जो ठोस होते हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज। तो ये बता रहे हैं अगर आप सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाओगे, सॉलिड मतलब इसी को ले लो, ये भी सॉलिड ही है, अगर इसे मैं जलाना शुरू करूं, टेम्परेचर बढ़ाऊं, इसे गर्म करना शुरू करूं, तो क्या होगा? तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो इसके अणु हैं, जो इसके अंदर जिससे बना हुआ है, अणु परमाणु जो भी हैं, तो उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक, अब बच्चों इसके बाद में क्या आएगा, आपको इस पे नहीं जाना चाहिए। जब आप एक सॉलिड के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है ना पार्टिकल्स की, वो बढ़ जाएगी, और ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, आ तो गया बिल्कुल वहीं से उठ के, तो ये दोनों काट दो आप, इन दोनों को लेके चलेंगे। तो ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में हुए इस परिवर्तन, इस बढ़ोतरी के कारण द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड,
अब बच्चों जब मैं इसे मतलब जलाऊंगा तो ये जो है ना, इसके जो पार्टिकल्स हैं, जैसा आप देखना कभी अगर आप कुछ गर्म करेंगे चीज़ तो उसमें उबाल आएगी चीज़ में। अगर वो कुछ है प्लास्टिक या रबड़ जलाएंगे आप तो वो हल्की सी कुलकुल सी होनी शुरू हो जाएगी। तो वो जो होती है उस टाइम क्या हो रहा था, उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा उनके अंदर विद ग्रेटर स्पीड, बहुत तेज स्पीड के साथ में। फिर जाएंगे बच्चों हम इस पे, द एनर्जी सप्लाइड बाई हीट, ये जो एनर्जी जो इस उष्मा के द्वारा दी गई है, ओवरकम्स द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ये उनके ऊपर काबू पा लेती है जो आकर्षण बल था इन पार्टिकल्स में। यानी कि जो आकर्षण था, जिसे बच्चों आपने सुना होगा ससंजक बल, पढ़ा आपने ये, आसंजक बल, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं के बीच ऐसे कुछ है लगता है बल, वो ससंजक बल होता है। और जो अलग अलग अणुओं के बीच में चिपकाने के लिए उन्हें काम आता वो शायद असंजक, कुछ मुझे पूरा ध्यान नहीं, ऐसी ही कुछ है। तो ये वही तो बात कर रहे हैं, जो अट्रैक्शन है, जो ससंजक बल है, फिर वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाइब्रेट करके वो दूर दूर जाना चाहते हैं, उसके परमाणु जो होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं। ठीक है, फिर बच्चों मेरा आंसर तो हो गया, लेकिन चलो पूरा कर देते हैं। फिर आएंगे बच्चों QSR, द पार्टिकल्स, देखो आ गया, द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन। देखो क्या होगा, ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, जब उनका आकर्षण बल कम होना शुरू होगा तो क्या होगा, ये जो उनकी फिक्स पोजीशन है वो छोड़नी शुरू कर देंगे, एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, और इधर उधर स्वतंत्र रूप से घूमना शुरू कर देंगे। ए स्टेज इज रीच्ड, एक ऐसी स्थिति आएगी जब सॉलिड मेल्ट्स, जो वो सॉलिड था वो पिघलना शुरू हो जाएगा, एंड इज कन्वर्टेड टू ए लिक्विड, और उसका पदार्थ बनना, सॉरी उसका जो है ना द्रव बनना शुरू हो जाएगा। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड, वो तापमान जिसपे एक सॉलिड यानी कि ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट, उसी को बोलते हैं बच्चों क्वथनांक, शायद ऐसी कुछ है, देख लेना आप। फिलहाल मेरा आंसर तीसरा हो जाएगा, अरे फिलहाल मेरा आंसर बच्चों तीसरा हो जाएगा। कट द कॉर्ड, अच्छा सवाल है बच्चों ये होता है दूसरों पर से निर्भरता खत्म कर देना और आत्मनिर्भर हो जाना। और ये बच्चों आप सभी को होना है। अभी आपकी जो कॉर्ड है वो जुड़ी हुई है माँ बाप से, कट द कॉर्ड कर देना, मतलब आत्मनिर्भर हो जाना, फिर उनकी हेल्प करना आप लोग, तो आत्मनिर्भर बनना, ये हो जाता है बच्चों। तो मेरा आंसर तो बच्चों दूसरा होगा, टू स्टॉप नीडिंग समवन, किसी की जरूरत को रोक देना, एल्स टू लुक आफ्टर यू, जो तुम्हारा ख्याल रखता था, एंड स्टार्ट एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, और स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर दो। एक आंसर और हो सकता है इसका, टू सीज, बच्चों सीज का मतलब रोकना होता है, वो स्टॉप। टू सीज रिलाइंग, ये होता किसी के ऊपर निर्भर, ऑन समवन, इसका मतलब ये भी है। टू सीज रोक देना, रिलाइंग ऑन निर्भर रहना किसी को, पर आंसर बच्चों इसका दूसरा है, ये भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, कपबोर्ड लव। देखो कपबोर्ड लव जो है ना, इसमें ऐसा प्यार कहते हैं जिससे आप काम निकालना चाहते हैं अपना, ये दोस्तों में, ये पड़ोसियों में, या परिवार में, मतलब ये दिखावटी प्यार होता है, मतलब ये नहीं कह सब जगह, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि यार इससे मुझे काम पड़ेगा, और उससे आगे बढ़ के काम निकाल, मतलब प्यार करते हैं, बात करते हैं, उससे अपनापन दिखाते हैं, काम निकाल लेंगे बाद में अपना। तो कपबोर्ड लव, जो बदले में कुछ चाहता हो, तो आंसर आ जाएगा इसमें ये, लविंग समवन टू गेट समथिंग फ्रॉम द पर्सन, किसी को प्यार करना ताकि उससे कोई चीज हासिल कर सके। तो इसका मतलब हो गया बच्चों ऐसा प्यार जिसमें बदले में कुछ लेना हो, ये इसका मतलब है। ठीक है ना, आंसर इसका कौन है बच्चों, पहला हो जाएगा। चलिए, फॉरमोस्ट का मतलब होता है सबसे बढ़िया, सर्वोत्तम या मुख्य, इसके सिनोनियम हो जाएंगे हमारे क्या बच्चे बन जाएंगे इसके, प्राइम, बढ़िया, ये इसके लिए बन जाएगा बच्चों प्रिंसिपल, मुख्य, प्रिंसिपल मुख्य। ठीक है, इसका एंटोनियम पूछा तो अनइम्पोर्टेंट, वो हो गया बढ़िया, ये इंपॉर्टेंट भी होता, नोट कर लो इसे, एंटोनियम पूछा है तो अनइम्पोर्टेंट। ठीक है ना,
चलिए अब जरा इसकी बात करते हैं। हिंड मोस्ट क्या होता है? ये होता है सबसे पिछला। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इस टाइम, मान लो क्लास चल रही होती है लाइव, तो जो सबसे पीछे बैठते हैं जा करके वो जो बच्चे हैं उन्हें बोल सकते हैं हिंड मोस्ट। हिंड मोस्ट स्टूडेंट, सबसे पीछे बैठे हुए, ये होता है, ठीक है ना। प्री मैच्योर, समय से पहले मैच्योर हो जाना, और मैच्योर तो मैच्योर होता है, ठीक है ना। आंसर इसका बच्चों पहला था। एग्जाम्पल नेक्स्ट। मूट, इसका मतलब होता है बच्चों विवादास्पद। ये तो बहुत आसान सी चीजें दी है मैंने आज आपको, बस मैंने आज फोकस करा क्लोजनेस पे, लेकिन सब हो गया इतना भी है। अच्छा, मेरे साथ जुड़े रहने से क्या 25 क्वेश्चन से ही आपको वो इंग्लिश करने का मौका मिल जाएगा? बच्चों देखो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मैं 100 क्वेश्चन करवाऊं, 10 नरेशन, 10 एक्टिव पैसिव, हालांकि बढ़िया रहेंगे, लेकिन बच्चों लोड फेर के सब वही है। जो मुश्किल है वो नरेशन मैंने 100 करवा दिया आपको, 100 एक्टिव पैसिव तैयार है मेरे पास में, वो करवाने वाला हूं मैं। दूसरी बात, नरेशन के 3 क्वेश्चन का करेक्शन होगा, वो वीडियो में अपलोड कर दूंगा जल्दी, आज या कल को, कभी भी कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए, विवादास्पद हो गया, तो ये हो गया बच्चों सिनोनियम में डिबेटेबल या ओपन टू डिबेट, खुला हुआ है चर्चा के लिए। ओपन टू डिबेट, फिलहाल जो सिनोनियम है इसका बच्चों वो कौन सा हो जाएगा? ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल। आगे बढ़ना जरा। ये होता है बच्चों चापलूसी भरा, तुरंत हाजिर, गुलामी जैसा। तो इसका सिनोनियम एक तो बन जाएगा सर्वाइल, एक बन जाएगा बच्चों इसका जो है हमारा फुल ऑफ फ्लैटरी, फुल ऑफ फ्लैटरी, ये भी इसका बन जाएगा, ठीक है ना, चापलूसी से भरा। अच्छा, अगर बात करें इनविजिबल की, तो ये होता है अदृश्य, जो दिखे ना, यानी कि सिनोनियम बन जाएगा अनसीन, या कंसील्ड भी बन जाएगा, छिपा हुआ। इसका सिनोनियम तो ये भी हो जाएगा ना बच्चों, कंसील्ड। आंसर हो गया हमारा, इसका तो आंसर पहला हो चुका। और देखो, अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेड, यानी कि जिसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती हो। या अनफॉर, फॉर का मतलब होता है पहले, सीन, जिसके बारे में पहले से नहीं देख सकते, ये इसके सिनोनियम है बच्चों। आंसर लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट। डिसिंटर होता है खोद कर बाहर निकालना, खास तौर से डेड बॉडी वगैरह, खोद कर बाहर निकालना। क्या बनेंगे सिनोनियम? एक्सह्यूम है क्या इसमें? नहीं है, अभी दिखाते हैं, फिर रुक जाओ। और क्या बनेगा? डिग आउट या डिग अप भी कह सकते हैं। और एक हो जाएगा अनअर्थ, ये इसके बच्चों सिनोनियम है। तो आंसर सिनोनियम ही पूछा, ये हो जाएगा। चलिए फिर आते हैं बच्चों बेरी पे। ये क्या होता है? ये होता है दफनाना, बेरी होता है दफनाना, ठीक है ना। फिर आते हैं बच्चों हम, आंसर हमारा ये हो ही गया। फिर आते हैं बी फूल, तो ये तो होता है टू मेक फूल, किसी को बेवकूफ बनाना, वर्ब है ये, टू मेक फूल। अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, फूल नाउन होता है, और बच्चों फुलिश एडजेक्टिव होता है, ये वर्ब है, ठीक है ना। अच्छा, डिस्गाइज की अगर बात करें तो डिस्गाइज होता है फॉल्स अपीयरेंस, झूठा, छद्म रूप, फॉल्स अपीयरेंस। इसका तो एक बहुत बढ़िया आंसर मैंने पहले भी करवाया था, कैमोफ्लेज। जो सैनिक होते हैं अपने आप को पत्तों से ढक लेते हैं, पहचान नहीं पाता कोई उन्हें कि कोई पड़ा हुआ है यहाँ पे, उसे बोलते हैं कैमोफ्लेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों, रेच्ड होता है अभागा, दुखी, परेशान। सिनोनियम बन जाएगा इसका मिजरेबल, सिनोनियम बन जाएगा इसका अनफॉर्चुनेट, सिनोनियम बन जाएगा इसका सैड, सिनोनियम बन जाएगा हेल्पलेस, और हेल्पलेस भी बन जाएगा। पूछा क्या है मैंने? एंटोनियम, आंसर हो गया फॉर्चुनेट। चलिए, अनफॉर्चुनेट तो हो गया था, आंसर ये हो गया। ये कमजोर होता, इसका सिनोनियम फीबल भी बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, टर्स होता संक्षिप्त, तो इसका सिनोनियम हो जाएगा ब्रीफ, या शॉर्ट, या सक्सिंक्ट, सक्सिंक्ट, ठीक है ना। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। अच्छा सवाल है बच्चों, छोटे छोटे सवाल दिए मैंने बहुत इसमें, क्योंकि देखो ध्यान रखो, एक चीज मैं बता दूं आपको, रीजनिंग मुश्किल आएगी तो इंग्लिश में परेशान नहीं करेगा।
जीएस आसान आएगी तो रीजनिंग में परेशान करेगा। मतलब एक तो उसे रोक के ही चलना है आसान सा, एक थोड़ा घुमाएगा वो आपको, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बच्चे एकदम एकदम पेपर करके चले जाए, मेरिट 150 पहुंच जाए, मेरिट 190 पहुंच जाए। वो चाहता है कि मेरिट को इस हिसाब से मैनेज करे कि बच्चों का उत्साह बना रहे कि हाँ यार एसएससी में जॉब लग सकती है। जैसे ये है, ये कोई वैकेंसी इतनी ज्यादा ऊपर नहीं गई है भी, मैं कहूँगा कुछ टाइम बाद हो सकता है कि नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट या सीईटी लग जाए तो काफी राहत मिलेगी, मेरिट नीचे आएगी, चीजें बदलेंगी, वो बाद में देखते हैं। फिलहाल इसे करो आप, ये पेपर आपका विदाउट सीईटी है 2023 का। तो बच्चों, शी सीज विद हर आईज, शी वॉन्ट बिलीव इट, वो इस बात का विश्वास नहीं करेगी जब तक वो अपनी आंखों से ना देख ले। बात आप करते रहो बाकी काम। सर अनलेस क्यों नहीं हुआ? अगर वो अपनी आंखों से नहीं देख ले तो विश्वास नहीं करेगी, मतलब ऐसा कुछ मुझे फील नहीं आ रहा इसके अंदर। जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा, मानूंगा नहीं, जब तक वो यहाँ नहीं आएगा मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। ऐसी बातें होती हैं बच्चों, इसका आंसर अंटिल ही रहेगा। फिर आते हैं ऐसे, ही लुक्ड ब्लैंक द विंडो पैन। बच्चों पेन जो है यहाँ पे शीशा है, शीशा। अब एक बात बताइए, सुरंग में से होकर कोई चीज जाती थी तो थ्रो आता था, खिड़की में से होकर कोई चोर या कोई अंदर आ जाए चला जाए बाहर तो थ्रो आता था। ऐसे ही बच्चों जो टनल है या कोई सुराग था उसमें से चूहा चला गया, थ्रो आएगा। दीवार में कोई छिद्र हुआ है, उसके अंदर से कोई सांप निकल के आ जाए तो थ्रो आए, थ्रो द हॉल। ऐसे बच्चों जब हम शीशे के पार देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है तो पार हो गया, जब पार हो जाएगी चीज किसी चीज के तो बच्चों वहां आएगा थ्रो। इसका आंसर थ्रो ही है। उसने विंडो के शीशे के पार देखा लेकिन देख ना सका बर्गलर, यानी कि जो वहां पे बदमाश आए थे, जो चोर चकार आए थे, उन्हें देख ना सका साफ तरीके से। कोशिश तो करी उसने उसके पार देखने की। आंसर है बच्चों दूसरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गिवन बिलो इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस। नीचे दिया गया सेंटेंस इनकरेक्ट है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, दिए गए विकल्पों में से सेलेक्ट द पार्ट दैट हैज एन एरर। बच्चों इस अंडरलाइन नहीं करा, इसमें आप कुछ नहीं करेंगे, आप सोचेंगे इसके बारे में, आप सोचेंगे इसके बारे में, आप सोचेंगे इसके बारे में, आप इसके बारे में। बढ़िया चीज ये है कि नो एरर भी नहीं है, यानी कि गलती जरूर है। आंसर बच्चों इसमें है। बात आती सर क्यों? आप एक बात बताओ, क्या कभी मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया कि टेंस में कि जब हम कुछ रखने की फील कराएं कि मेरे पास कुछ है, टेलीस्कोप है मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास घर है, बंगला है, मेरे पास दोस्त है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ये है, मेरे पास माँ है, ये जो हम बोलते हैं, तो बच्चों इसमें जो आएगा हमारे लिए हैव में आईएनजी पर पाबंदी है। अगर वो किसी इज़मार वाजवर के द्वारा चल रही हो, ये गलत हो जाएगा बच्चों। इसके बदले में आएगा हैव और सेंटेंस बनके क्या तैयार होगा? सेंटेंस बनके ये तैयार होगा आई हैव ए वेरी पावरफुल टेलीस्कोप। मेरे पास एक बहुत बढ़िया, पावरफुल मतलब ये बहुत बढ़िया टेलीस्कोप है जिससे मैं दूर तक के तारे देख सकता हूँ। डिस्टेंट स्टार्स, दूर तक के तारे, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे। अगर मान लो एक बात कर रहा हूँ यहाँ पे डिस्टेंस होता, एक बात कह रहा हूँ मैं, डिस्टेंस स्टार्स, तो ये गलत होता क्योंकि डिस्टेंट एडजेक्टिव चाहिए हमें यहाँ पे। तो आई हैव ऐसे करके। लेकिन अब बात आती है क्या हैव में हर बाई एनजी गलत होगा? आई एम हैविंग डिनर विद माई फादर। मैं अपने पिता के साथ डिनर कर रहा हूँ, तो डिनर करना, कॉफी पीना, नाश्ता करना, डिस्कशन करना, नहाना, ये सब चल जाएंगे। लेकिन रखने का मीनिंग है पोजेशन को, तो हैव में आईएनजी नहीं आएगी जब ये इज़मार वाजवर के द्वारा आएगा। तो आंसर हैव कर दो, गलत हो गया था ये। आ जाइए। मुझे लगता नहीं है कि आप टाइम चाहते होंगे इसमें मुझसे, क्योंकि लगभग सभी बच्चे कंडीशनल सेंटेंस का थर्ड टाइप पढ़ चुके हैं जो होता पास्ट परफेक्ट से रिलेट। वुड हैव कट के क्या आएगा बच्चों? हैड, क्योंकि इफ वाला क्लॉज मॉडल में नहीं बनता है जब वो कंडीशनल होता। इफ आई हैड कम ए लिटिल अर्लियर, अगर मैं थोड़ी और पहले आ चुका होता तो मैं अपने प्यारे नेता की एक झलक देख चुका होता। ठीक है बच्चों, आंसर हो गया हमारा पहले पार्ट में ये। एक सवाल मैं आपसे कर रहा था, ये ही आस्क्ड मी, मेरा सवाल है आपसे ये, ही आस्क्ड मी इफ और आई वुड हैव, समझने की चीज होती है बच्चों ये। आई वुड हैव कंप्लीटेड द वर्क और बिफोर टाइम, समय से पहले। चलिए, यहाँ पे जो इफ है हमारा ये कंडीशनल था, हेड कर दिया। यहाँ पे जो इफ है आपसे सवाल है मेरा, ध्यान से देखो, क्या ये कंडीशनल है या ये नरेशन का कंजक्शन बना हुआ है? सोचो आराम से इसके बारे में। उसने मुझसे पूछा वहाँ ये है,
अगर मैं और पहले आ जाता तो मैं मिल जाता। यहाँ क्या है, उसने मुझसे पूछा क्या, ये क्या है बच्चों, ये अगर है, सवाल में फर्क है, इसे आप छू नहीं सकते। ये विल हैव होता, विल हैव तो वुड हैव करते हैं इसका, लेकिन अब नहीं छू सकते आप इसे, ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं है। तो मैं एक बात यहां बोलूंगा, कभी आप रटे हुए हो, इफ वाला जो क्लोज होता है, इफ क्लोज जिसे बोलते हैं, ये विल में, शैल में, वुड में, वुड हैव में नहीं बनता। कब? जब ये कंडीशनल मूड में हो। जब कंडीशनल मूड में हो तो नहीं बनता, लेकिन अगर ये नरेशन मूड में है तो ही आस्क्स मी इफ आई विल प्ले टुमारो, ही आस्क्स मी इफ आई विल प्ले टुमारो, विल को काट मत देना, बढ़िया है ये। वह मुझसे पूछता है क्या मैं कल खेलूंगा, तो नरेशन में हमारा विल, वुड, वुड हैव सब सही होते हैं, लेकिन कंडीशनल में, उसमें कंडीशनल में गलत होते हैं। तो ये नो एरर सेंटेंस था, लेकिन वहां काटना पड़ेगा। आ जाइए, वुड यू लाइक टू हैव ब्लैंक इन योर टी। बच्चों मुझे उम्मीद है आप इन सभी में कंफ्यूज होंगे। मेरे सवाल को नोट कर लें आप, शायद मैंने पहले भी करवाया हो आपको। अगर एक व्यक्ति सामने वाले को कुछ ऑफर करे, भाई थोड़ा सा दूध लोगे, थोड़ी सी चाय लोगे, अपनी चाय में थोड़ा सा दूध लोगे, अपनी चाय में थोड़ी सी चीनी लोगे, अपनी चाय में थोड़ा सा ये लोगे, अपने गिलास में थोड़ा बर्फ लोगे, अपने गिलास में थोड़ा पानी लोगे, ये दो, क्या ये लोगे, क्या लेना पसंद कर, सम लगाया करो उसके लिए। जब भी कभी आपको लगे आप ऑफर कर रहे हैं तो ऐसे बोलते हैं बच्चों, वुड यू लाइक टू हैव सम शुगर, वुड यू लाइक टू हैव सम मिल्क, वुड यू लाइक टू हैव सम वाटर, वुड यू लाइक टू हैव सम सॉल्ट वगैरह, वुड यू लाइक टू हैव सम हनी, मतलब वुड लाइक टू हैव समथिंग, इस टाइप से बोला करो, सम से बोला करो। आंसर सब यूजलेस है, सब जितने भी हैं इसके सामने। और कॉन्सेप्ट क्या लगा, जब हम सामने वाले को कुछ ऑफर करेंगे, भाई लोगे तो वुड यू लाइक टू हैव सम पेन्स, वुड यू लाइक टू हैव सम बुक्स, क्या थोड़ी किताबें दूं तुम्हें, क्या कुछ पेन लोगे, इस टाइप से आएगा। तो सम आंसर लगाना इसका, 24 का दूसरा आंसर है, सब बेकार है इसका आगे। एनिमल एक्सपेरिमेंट्स आर मोरली ब्लैंक टू मैनी पीपल। बच्चों स्ट्रीट फास्ट यहां से तुरंत हटा दो। स्ट्रीट फास्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो जिद्दी टाइप का होता है, जो एकदम से ना मानता नहीं है, ये होता है, ठीक है ना। और रेकलेस लापरवाह होता है, स्प्यूरियस नकली होता है, इसे नहीं काट सकते आप। इसका मतलब होता है घृणित, मतलब जिससे घृणा हो या जिससे घृणा हो, रिपग्नेंट होता है, टू भी आती है इसके साथ। सर आपने कैसे पहचान लिया, ये होगा, आप भी पहचानो। एनिमल एक्सपेरिमेंट्स, आप देखते होंगे कि लैब में चूहे के ऊपर, मेंढक के ऊपर, कभी कभी बिल्ली के ऊपर, कभी कभी कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं और उन्हें काटते हैं, मार देते हैं। तो इसको लेकर के बात चल रही है कि एनिमल एक्सपेरिमेंट्स, जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स, आर मोरल, नैतिक रूप से टू मैनी पीपल, कई लोगों के लिए घृणित होते हैं, ये लोग इसे पसंद नहीं करते। इसके ऊपर पूरा आर्टिकल भी कभी आया था, मैंने पढ़ाया होगा शायद, क्लोज टेस्ट में पढ़ाया था, जो पेड कराया था मैंने, उसमें बताया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन जानवरों के खिलाफ, जानवरों के जो ये एक्सपेरिमेंट होते हैं इनके खिलाफ आवाज उठाई थी उन्होंने। फिर शायद उसका क्या निष्कर्ष निकला वो मुझे नहीं पता है, फिलहाल मेरा आंसर हो गया है, बाकी बातें बाद में होंगी आपसे। मैं नरेशन के करेक्शन की बात कर रहा था, वो मैं जल्दी दूंगा आपको, 3-4 क्वेश्चन है, 4 मिनट 5 मिनट की वीडियो मुश्किल से होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।